बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर मैंने कुछ नए एमसीक्यूज इसलिए ऐड किए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन के साथ साथ कुछ पोटेंशियल क्वेश्चन भी ऐड किया है कि जो पेपर के अंदर जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि लैट के अंदर मैंने नोटिस किया है कि जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है, पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पोर्शन है और इस्लामियात का जो स्पेशली पोर्शन है उसको बड़ा फ्रीक्वेंटली अपडेट किया जा रहा है। ऑल्दो इंग्लिश को भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो तीन सेक्शन है इनको ज़रा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट किया जा रहा है। तो कुछ नए एमसीक्यूज रिपीटेड क्वेश्चन के साथ मैंने आज के लेक्चर में ऐड किए हुए। ये इन कॉन्टिन्यूएशन है, जो हमने लास्ट एक लेक्चर किया था मोस्ट रिपीटेड लेक्चर्स का, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का, उसकी ये कॉन्टिन्यूएशन है, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हु डिस्कवर्ड अमेरिका? सो अमेरिका जो है वो किसने डिस्कवर किया? अमेरिका जो है ना वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो बेसिकली इंडिया डिस्कवर करने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में जब स्टॉर्म आया, तूफान आया, तो उसकी जो शिप थी ना उसकी डायरेक्शन जो थी वो चेंज हो गई थी। जब उसकी शिप की डायरेक्शन चेंज होगी तो वो ऑपोजिट होगी, वो अमेरिका पहुंच गया। ये वजह है कि जो नेटिव अमेरिकन हैं, नेटिव अमेरिकन को क्या कहते हैं? जो लोग पहले से अमेरिका में बसते थे, जो ओरिजिनल अमेरिकन थे, नेटिव अमेरिकन को उसने रेड इंडियंस का नाम दिया था। ठीक है, सो दिस इज वाई जो नेटिव अमेरिकन हैं वो रेड इंडियंस कहलाते हैं। तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चीज़ें अपडेट हो रही हैं, उसी नॉलेज से रिलेटेड है, लेकिन एमसीक्यूज को मुख्तलिफ बनाया जा रहा है, चेंज बनाया जा रहा है। तो नेटिव अमेरिकन को रेड इंडियंस कहते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ना वो इटालियन था, खुद उसका ताल्लुक जो था ना वो इटली से था, वो इटालियन था। राइट। इंडिया किसने डिस्कवर किया था? इंडिया जो है वो वास्को डे गामा ने डिस्कवर किया था, और ये एक पोर्चुगीज ट्रैवलर था। तो इसका ताल्लुक जो है ना पुर्तगाल से था, तो ये पोर्चुगीज ट्रैवलर था। आ, इसका ताल्लुक पोर्चुगीज से था। जो पोर्चुगीज थे वो इंडिया में जो सबसे पहले आने वाले फॉरेनर्स थे, और ये अकबर के टाइम में आ चुके थे। और पोर्चुगीज जो ट्रैवलर था पोर्चुगीज से, जो मैंने बताया ना कि पहले फॉरेनर थे जो कि इंडिया में आके स्टैब्लिश हुए। और जो आपने अक्सर नाम सुना होगा डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज में, मूवीज में, गोवा, गोवा का जो सिटी है ना वो सबसे पहले इन्होंने गोवा की जो पोर्ट थी वहाँ पे आके सेटल हुए थे। ये वजह है कि वहाँ पे आपको अभी भी जो फॉरेन कहते हैं ना रेजिडेंसेस टाइप स्ट्रक्चर हैं या फॉरेन बिल्डिंग्स हैं, वो आपको अभी भी देखने को गोवा के सिटी में करंटली अभी इंडिया में मिलते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो फॉरेनर्स आके सेटल हुए थे वो पोर्चुगीज थे, और वास्को डे गामा ने इंडिया डिस्कवर किया था। ऑल दो मुस्लिम उससे वे बैक देन मुस्लिम ट्रैवलर जो है वो आ चुके थे, लेकिन हम क्योंकि पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हु डिस्कवर्ड इंडिया, तो ऑप्शन में आपके पास वास्को डे गामा आएगा। ठीक है जी। डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है कि डीपेस्ट ओशन कौन सा है, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है। लार्जेस्ट ओशन जो है ना वो बताया हुआ है मैंने बहुत दफा अपने लेक्चर्स के अंदर कि पैसिफिक ओशन है। और जहाँ पे ये पॉइंट सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है, जिस जिस लोकेशन के ऊपर ये सबसे ज़्यादा गहरा है ये पैसिफिक ओशन, वो पॉइंट मरीना ट्रेंच कहलाता है। अगेन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से है, इन विच कंट्री द स्विस कनाल लोकेटेड? स्विस कनाल जो है ना वो इजिप्ट में लोकेटेड है। अच्छा, फिर मैं आपको बता देता हूँ ये किन दो सीज को कनेक्ट करते हैं। तो ये मेडिटेरेनियन, तो ये मेडिटेरेनियन जो हमारे पास सी है, और जो हमारे पास रेड सी है, इनको ये आपस में कनेक्ट करता है। और ये एक शिपिंग पैसेज वे है, ये एक शिपिंग रूट है। आप ये कह सकते हो कि जो जितनी भी शिप्स हैं ना, जो मर्चेंट नेवी की शिप्स हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, वो यहाँ से ट्रैवल करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्वेज कैनाल कहाँ पे लोकेटेड है? इजिप्ट में लोकेटेड है। और कौन से दो सीज के बीच में? मेडिटेरेनियन सी के बीच में और रेड सी के बीच में। मेडिटेरेनियन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, इसको ठीक कर लेना। व्हाट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? अगेन वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? सो पाकिस्तान का जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो भी इंडस है, और जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है ना जी वो भी इंडस है। तो ये तो मैंने बात की कि लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है। तो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट दोनों रिवर मैंने बताया पाकिस्तान के लिए जो है वो इंडस रिवर, या लार्जेस्ट भी यही है, लॉन्गेस्ट भी यही है। अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है ना जी, दैट इज अमेजन। ठीक है, अमेजन जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जो फ्लो वाइज सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि लेंथ से गुजरता है, लॉन्गेस्ट है, वो रिवर नाइल है। इसको आपने याद रखना है। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ केटू? केटू का सेकंड नेम क्या है? न्यू क्वेश्चन में ये ऐड हो सकता है। माउंट गॉडविन ऑस्टन जो है वो केटू का सेकंड नेम है। विच सूरा इज कॉल्ड रूसुल कुरान? अच्छा, थोड़ा सा ना मिक्स लेक्चर है, इसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात की चीज़ें इंक्लूडेड है। इस्लामियात की वैसे कम है, जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज की ना ज़रा ज़्यादा है आज के लेक्चर में।
विच सूरा इज कॉल्ड रूसुल कुरान? रूसुल कुरान, रूस का मतलब होता है दुल्हन या ब्राइड, सो द ब्राइड ऑफ कुरान जो है ना सूरह रहमान को कहा जाता है। नेम ऑफ द वेमेन आफ्टर हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एम्ब्रेस्ड इस्लाम, तो सबसे पहली जो खातून जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया, या आप ये कहें कि आप सल्लम पे जब पहली वही नाजिल हुई तो उसके बाद सबसे पहले इस्लाम ही हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक्सेप्ट किया था। उसके बाद जो सेकंड वुमेन जिनको कंसिडर किया जाता है कि जिन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस किया, वो लुबाबा बिनते हारिस हैं रजी ताला अन्हा। इन्होंने इस इस्लाम जो है वो एक्सेप्ट किया था। सेकंड वुमेन टू एक्सेप्ट इस्लाम ये है। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू हाउ मेनी कलर्स? जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजरती है तो वो कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाती है? वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। सो व्हाइट लाइट जो है ना वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट जब कि प्रिज्म से गुजरती है तो वापस टूट जाती है 7 कलर्स के अंदर, वो दोबारा डिवाइड हो जाती है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आज के लेक्चर में वैसे ऐड किया हुआ, आगे जाके एमसीक्यूज में आ जाएगा। वो ये भी आ सकता है या आता रहा है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस कंट्री में लोकेटेड है। तो नेपाल के अंदर जो है ना माउंट एवरेस्ट लोकेटेड है। ये दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन है, नंबर 1 पे है। और सेकंड नंबर पे जो सेकंड दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन है वो K2 है, कराक्रम 2, जिसका नाम माउंट गॉडविन ऑस्टन है, मैंने आपको बता दिया। और ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। K2 कहाँ पे लोकेटेड है? पाकिस्तान में। और माउंट एवरेस्ट जो है ना जी वो नेपाल में लोकेटेड है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन अमेरिका? अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है कि बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पेपर में आता है, स्टूडेंट तो गलत मार्क कर देते हैं। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिडनी है। सिडनी नहीं है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल, कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर कब होता है? शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर जो है वो 22 दिसंबर को होता है। और लॉन्गेस्ट नाइट होती है ये, ठीक है ना। सो नाइट इसकी लॉन्गेस्ट होती है। और सबसे शॉर्टेस्ट डे जो है वो 22 दिसंबर है, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे कब होता है? लॉन्गेस्ट डे जो है ना वो 21 जून को होता है, मैं ये भी बता दूं। तो लॉन्गेस्ट डे वो 21 जून को होता है। आगे चलते हैं। बर्लिन इज द सिटी ऑफ विच कंट्री? सो बर्लिन जो है वो जर्मनी का सिटी है और जर्मन कैपिटल भी है बर्लिन। हाउ मेनी आवर्स इज पाकिस्तान अहेड ऑफ जीएमटी? जीएमटी में पाकिस्तान का टाइम कितना आ गया? सो पाकिस्तान जो है ना 5 घंटे आगे है, 5 आवर्स जो है वो आगे है, जो ग्रीन मीन विच स्टैंडर्ड टाइम है उससे। कार्बन मेक्स विच ऑफ द कार्बन मेक्स विच ऑफ अर्थ हार्डेस्ट एलिमेंट? दुनिया का जो हार्डेस्ट एलिमेंट है ना कार्बन से जो बना हुआ है वो डायमंड है। हुआ अल ख्वाज़मी। अल ख्वाज़मी जो था वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट भी था, फिलोसोफर भी था, लेकिन मेनली जो उसकी कंट्रीब्यूशन था वो मैथमेटिक्स को लेके ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, तो इसलिए इसको मैथमेटिशियन कहा जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ खोजक टनल? तो खोजक टनल जो है उसकी जो लेंथ है ना वो 3.9 किलोमीटर्स है। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ जो है ना वो पाकिस्तान जो है वो जो वो लोहारी टनल है, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ टनल्स के बारे में। तो लॉन्गेस्ट जो टनल है वो लोहारी टनल है और उसकी जो लेंथ है ना वो तकरीबन 10.5 किलोमीटर है, 10.5 किलोमीटर है। और ये कनेक्ट करती है दीर को और चित्राल को, ठीक है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो खोजक टनल है। और खोजक टनल जो है वो एक रेलवे टनल है और इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और इसकी लेंथ जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 3.9 किलोमीटर है। ऑन व्हाट डेट द वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? ब्रेल क्या होता है? एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है फॉर द ब्लाइंड पीपल टू स्टडी, ठीक है ना। ब्लाइंड पीपल जो है वो अपने उंगलियों के जो सेंसेशंस हैं, अपने फिंगर टिप्स की जो सेंसेशन है उनको ऑब्जर्व करके जो है वो रीड कर सकते हैं चीज़ों को। तो वो ब्रेल उस मैकेनिज्म को कहते हैं, उस टाइप ऑफ बुक को कहते हैं। सो जो ब्रेल डे है वो 4 जनवरी को सेलिब्रेट हर साल किया जाता है। व्हेन इज द ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया कि ये डेज के बारे में ना आहिस्ता आहिस्ता अब लैट में ज़रा ज़्यादा पूछा जाने लग गया है। तो ये है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वर्ल्ड फैमिली डे जो है ना, ग्लोबल फैमिली डे जो है वो 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया क्वेश्चन है। हु इम्पोज द फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? तो सबसे पहला जो मार्शल लॉ था पाकिस्तान में उसके अंदर मिर्जा ने इंप्लीमेंट किया था। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 1958 के अंदर 7 अक्टूबर 1958 को इन्होंने इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। जो सेकंड मार्शल लॉ था पाकिस्तान में वो जनरल याया खान ने, तो याया खान ने इंप्लीमेंट उसको किया था। और याया खान ने ये जो मार्शल लॉ था वो इन द ईयर 1969 इम्पोज किया था। ज़ियाउल हक ने जो मार्शल लॉ इम्पोज किया था वो पाकिस्तान का थर्ड मार्शल लॉ था। और ज़ियाउल हक ने ये जो मार्शल लॉ था पाकिस्तान में
वो इन द ईयर 1977 इम्पोज किया था। एंड मुशर्रफ ने, जनरल मुशर्रफ ने जो मार्शल लॉ था वो इम्पोज किया था इन द ईयर 1999, 12 अक्टूबर 1999 को किया था। सो पाकिस्तान में 4 दफ़ा मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है। सो फर्स्ट टाइम सिकंदर मिर्जा ने किया था, सेकंड टाइम याह्या खान ने 1969 में किया था, थर्ड टाइम ज़ियाउल हक ने 1977 में किया था, फोर्थ टाइम जनरल मुशर्रफ ने 1999 में किया था। आगे चलते हैं हम लोग इसको, इन विच ईयर डेड वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ल्ड वॉर की डेट्स भी जो है वो पेपर में मैंने देखा कि रिसेंट टाइम्स में ना ऐड होना शुरू हुई हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1914 में, मैं बता देता हूँ, और ये एंड हुई थी 1918 में। ठीक है, सो एंड हुई थी ये 1918 के अंदर। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 में स्टार्ट हुई थी और एंड हुई थी 1945 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट्स पेपर के पोटेंशियल क्वेश्चन है पेपर में ऐड हो सकते हैं। इनकी एंडिंग डेट्स है, ये इनकी स्टार्टिंग डेट है, और ये जो टॉप वाली डेट्स हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हैं, ठीक है ना, ये फर्स्ट की हैं मैंने बता दिया, और ये जो नीचे वाली दोनों डेट्स हैं वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कंट्री से नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो बिलोंग करते थे, ये अभी रिसेंट लैट के अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया था। आई थिंक सो जो पेपर हुआ था ना दिसंबर के अंदर, 2 एग्जाम हुए थे, क्योंकि पॉलिटिकल कोई इशू था जिसकी वजह से बलूचिस्तान और सिंध के अंदर एक दफ़ा एग्जाम हुआ था इकट्ठा, और फिर उसके बाद पंजाब और केपी और जीबी और एजेके के अंदर सेकंड लैट का एग्जाम हुआ था। तो नवंबर दिसंबर के अंदर 2 लैट के एग्जाम कंडक्ट हो चुके थे अलग-अलग से। तो उसमें ये क्वेश्चन था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना वो फ्रांस से बिलोंग करते थे, वॉज अ फ्रेंच, वो द लास्ट वॉइस राय ऑफ इंडिया। सो वॉइस राय क्या होता था, जो हाईएस्ट टाइटल होता है ना, जो मिलिट्री एंड सिविलियन टाइटल होता था, मिलिट्री कंट्रोल भी इसके पास होता था, सिविलियन कंट्रोल भी इसके पास होता था। जो भी ब्रिटिश रूलर, आप रूलर तो नहीं कहेंगे, ब्रिटिश ऑफिसर इंडिया में पोस्टेड था, तो उसको आप जो है वो वॉइस राय कहते थे। तो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, ये क्वेश्चन ऐसे भी पेपर में आता रहा है कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जो है वो कौन थे आपके, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जो है वो कौन आपके वॉइस राय थे, सब कॉन्टिनेंट का वॉइस राय कौन था। सो लॉर्ड माउंट बैटन जो थे वो फर्स्ट वॉइस राय जो थे वो फर्स्ट वॉइस राय मैं क्या कहूँ, लास्ट वॉइस राय थे इंडिया के। तो लॉर्ड माउंट बैटन के टाइम में जो है ये पार्टीशन हुई थी। तो ये क्वेश्चन यूं भी पेपर में आ सकता है कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हु वाज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया का आखिरी वॉइस रॉय कौन था। सो लॉर्ड माउंट बैटन इंडिया के आखिरी वॉइस रॉय थे। और मैं बता देता हूँ कि लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग ही वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो सब कॉन्टिनेंट के जो पहला वॉइस रॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, क्योंकि 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था, आज़ादी की जंग जो है वो लड़ी गई थी, तो उसके बाद इंडिया जो था, सब कॉन्टिनेंट जो था वो डायरेक्टली इट केम अंडर द ब्रिटिश रूल। तो 1858 में ना सबसे पहले वॉइस रॉय को भेजा गया था, और लॉर्ड कैनिंग जो था वो उनका नाम था। व्हाट इज द नेम ऑफ द हेड ऑफ द बाउंड्री कमीशन। तो बाउंड्री कमीशन के हेड का नाम क्या था, साइरल रेडक्लिफ था। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सब कॉन्टिनेंट का बंटवारा हुआ, और इन जो आपके आपके जो सब कॉन्टिनेंट है वो 2 कंट्रीज के अंदर स्प्लिट हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में। तो साइरल रेडक्लिफ जो थे वो बाउंड्री कमीशन के हेड। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड आल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये भी दिसंबर वाले जो एग्जाम हुआ है लैट का, दिसंबर 2024 का, उसके अंदर इंक्लूडेड था। हाईएस्ट प्लेटू दुनिया का कौन सा है जिसको आप रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो तिबेटियन प्लेटू जो है ना वो दुनिया का वो हाईएस्ट प्लेटू है जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ऑन विच डेट इज द वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। वुमेन डे को 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन में से है, अगेन एक और रिपीटेड क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेटेड। बहुत दफा आया है ये, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर यूएन का हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी करवाया हुआ है कि 5 जो मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड नेशन के, P5 भी उनको कहते हैं, दे आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं, और उनको P5 भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाइना है, यूके है एंड रशिया है। ठीक है ना, ये आपके पास 5 कंट्रीज है। मैं मेंशन कर देता हूँ, ऑल्दो मैंने लास्ट लेक्चर में किया। मैं चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, उसके साथ आपके पास रशिया है, एंड फिफ्थ जो है ना वो आपके पास फ्रांस है। तो फ्रांस जो है ना वो आपके पास फिफ्थ है।
हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इस पर बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो करंटली पाकिस्तान के अंदर इम्पोज है। 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। मैं बार बार इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ ताकि ये जो बात आपने सुनी हुई होती है ना वो आपको ज़्यादा जो है वो रिटेन रखते हैं आप उसको पेपर में, तो आपको ये याद रहे ताकि पेपर में। तो 1946 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, 1962 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था, और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था प्रेसिडेंशियल फॉर्म का था। तो ये क्वेश्चन यूं भी बन सकता है कि ये किस फॉर्म का था। तो इसमें जो पावर थी ना वो प्रेसिडेंट के पास थी। तो अयूब खान ने अपने लिए बनवाया था, क्योंकि वो ही वॉज ऑल्सो ऑन द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो और वो ही वॉज द फील्ड मार्शल। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म का था 1962 का। अभी करंटली पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 का है। उसमें अमेंडमेंट्स क्या होती हैं? चेंजेस जो आप लेके आते हैं, तब्दीलियां जो आप लेके आते हैं। चेंजेस और तब्दीलियां जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपडेट की जाती हैं, नए कवानीन बनाए जाते हैं, या पुराने कवानीन को चेंज जो है वो लॉज को जो है वो चेंज किया जाता है। तो 26 टाइम्स जो है ना अब अमेंडमेंट जो है पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो की जा चुकी है। और 26 अमेंडमेंट लेटेस्ट अमेंडमेंट है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा पोटेंशियल है पेपर के अंदर आ सकता है। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध? सो सैयद मुराद अली शाह साहब जो है इज करंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। और ये काफ़ी दफ़ा जो है वो सिंध के चीफ मिनिस्टर जो है वो रह चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसहाक डार जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है करंटली पाकिस्तान के। और मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ, ही इज द ही इज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज वेल। सो करंटली पाकिस्तान के ये फोर्थ जो है ना वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। सो फोर्थ, ही इज द फोर्थ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज वेल। तो ये क्वेश्चन भी इसहाक डार से रिलेटेड आ सकता है। रिसेंटली पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल वॉन किया था। अरशद नदीम वॉज द नेम ऑफ द ओलंपियन जिन्होंने गोल्ड मेडल वॉन किया। ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए अपने लेक्चर्स में ऐड कर रहा हूँ कि अभी तक आया नहीं है पेपर में, और ये आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हो सकता है कि आज है। तो काफ़ी अर्से के बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल वॉन किया है, और अरशद नदीम इज़ द नेम ऑफ द ओलंपियन जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल वॉन किया है। और जिस स्पोर्ट्स में वॉन किया उसको जेवलिन थ्रो कहते हैं, और जिन्होंने थ्रो की थी ना 92.97। इसलिए मैंने इनकी तीनों बातें बता दी, क्योंकि जब से ये सितंबर अक्टूबर में मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने ये ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल वॉन किया था, और उसके बाद जो है ना अभी तक पाकिस्तान स्टडीज़ के सेक्शन में या जनरल नॉलेज के सेक्शन में लैट में इसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसको इंक्लूड किया जाएगा। करंट अफेयर्स का और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज दोनों सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया ही है। ये भी लास्ट लेक्चर में रिपीट हुआ है। इन विच ईयर वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड? वेरी इंपॉर्टेंट जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास हुई थी, और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान साहब पाकिस्तान के उन्होंने इसको जो है वो प्रेजेंट किया था। इन विच ईयर डिड द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंडेड? मैंने वर्ल्ड वॉर के बारे में बता दिया ना कि ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है। तो वर्ल्ड वॉर, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, स्टार्ट 1939 में हुई है। स्टार्ट 1939 में, एंड जो है वो 1945 में। याद रखनी है ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर्स के रिलेटेड क्वेश्चन अब ऑन एंड ऑफ पेपर में ना इनके स्टार्टिंग एंडिंग डेट्स के आते रहे। इन विच ईयर डिड कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया? सो कैबिनेट मिशन प्लान पाकिस्तान इंडिया में कब आया था? पार्टीशन से पहले, जब यूनाइटेड इंडिया था या सब कॉन्टिनेंट, तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो आया था। और इसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के और कैबिनेट के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो आए थे टू रिजॉल्व द इश्यूज विद द इंडियन लीडरशिप। एंड जो इंडिपेंडेंस है उसके हवाले से जो है वो फिर आगे जाके ये 3 जून प्लान में फिर ये कन्वर्ट हुआ था। 3 जून प्लान इसी की वजह से हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान को जो है वो का जो उसका प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया था कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड बाय एरिया? अच्छा, अब ये ना आप लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो है ना गूगल करना शुरू कर देते हैं। गूगल करके कहते हैं कि जी ये क्वेश्चन का आंसर आपने ना गलत मार्क किया हुआ लेक्चर में, या ये क्वेश्चन किया हुआ। स्पेशली जो यूट्यूब की ऑडियंस है ना, लाइव क्लासेस में तो स्टूडेंट्स को मैं चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूट्यूब की ऑडियंस ने नीचे ना कमेंट्स किए होते हैं, देखें आप कमेंट करें, बहुत अच्छी बात है। गलती जहाँ पे है उसको आप पॉइंट आउट करें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि लार्जेस्ट डेजर्ट से मुराद जब भी पेपर में क्वेश्चन आया था तो आर्कटिक या डेजर्ट की ना वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं होती। तो डेजर्ट से मुराद आप ड्राई और बैरन डेजर्ट ही ले रहे हो। आर्कटिक डेजर्ट की बात आप नहीं कर रहे हो, स्नो डेजर्ट की आप बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो सहारा ही जो है वो आपका सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो आप गूगल करते हैं ना, वो एआई आपको समटाइम्स रॉन्ग आंसर देता है। सिमिलरली जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन था कि जी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने की एज क्या है, तो उस पर लोगों ने कमेंट किया था कि रॉन्ग है। वो रॉन्ग नहीं था, करेक्ट है। जो आप एज बता रहे हैं 25 ईयर्स, दैट इज टू बिकम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है ना, वो एमएनए बनने की जो मिनिमम एज है, इलेक्शन कंटेस्ट करने की एज है, वो ये है। वो प्राइम मिनिस्टर बनने की एज नहीं है जो आप बता रहे हैं। तो लाजमी नहीं है कि आप जो एआई बेस्ड आंसर्स फाइंड आउट करते हैं ना वो करेक्ट होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान? सो लार्जेस्ट डैम पाकिस्तान के अंदर तरबीला डैम है। तो चीज़ों को
आपने ट्रू फैशन के अंदर, और जो ट्रू आंसर है ना उनके लिए आपने इसको आपने याद रखना पेपर के लिए, ताकि करेक्ट आंसर आप मार्क कर सकें और आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक हो जाए। अच्छा जी, इन विच सिटी इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत दफा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कोरोना इज द करेंसी ऑफ, ये भी रिसेंट लैड के अंदर आया था, कोरोना इज द करेंसी ऑफ स्वीडन, ठीक है। और स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है, स्विस करेंसी जो है ना वो फ्रैंक है। ये जो भी सेकंड लास्ट टेस्ट हमारा गुजरा है ना लैट का, दिसंबर नवंबर वाला, उसके अंदर आया था। तो स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है, जो स्विस करेंसी है, उसको आप फ्रैंक कहते हैं। स्वीडन की जो करेंसी है वो क्रोना है। स्वीडन डिफरेंट कंट्री है और स्विट्जरलैंड डिफरेंट कंट्री है, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? तो ब्राजील का कैपिटल ब्राजीलिया है, रियो डी जेनेरियो नहीं है। इसको भी बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो गलत मार्क कर देते हैं। तो रियो डी जेनेरियो जेनेरियो नहीं है, बल्कि ब्राजील का जो कैपिटल है वो ब्राजीलिया है, और उसकी जो करेंसी है वो रियल है, ब्राजीलियन, ठीक है, ब्राजीलियन करेंसी को रियल कहते हैं। तो ये ब्राजील से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। हु वॉज इब्राहिम लिंकन? इब्राहिम लिंकन कौन थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सार्क? तो सार्क के अंदर 8 मेंबर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है। तो 8 कंट्रीज जो है वो इंक्लूडेड है सार्क में। एंड सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में बहुत दफा आता रहा है। विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? अब अगेन वही बात है ना कि अगर आप एआई बेस्ड आंसर देखेंगे तो वो आपको रॉन्ग देगा। इंडिया करंटली जो है ना वो दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। एंड पाकिस्तान इस टाइम दुनिया की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, याद रखिएगा। पाकिस्तान दुनिया का 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है करंटली। एंड इंडिया इज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। और एक और क्वेश्चन जो पॉपुलेशन से रिलेटेड रहा है कि दुनिया में मोस्ट पॉपुलेटेड इस्लामिक कंट्री कौन सा है? तो मोस्ट पॉपुलेटेड जो मुस्लिम कंट्री है ना वो कौन सा है? तो मोस्ट पॉपुलेटेड जो मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड है वो इंडोनेशिया है। सो इंडोनेशिया है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। इंडोनेशियन कैपिटल भी पूछा गया बहुत दफा, तो इंडोनेशियन कैपिटल जो है ना वो जकार्टा है। तो जकार्टा इज द इंडोनेशियन कैपिटल, ठीक है। सो इंडोनेशियन कैपिटल जो है वो जकार्टा है। चाइना बेटा आप सेकंड जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, मोस्ट पॉपुलेटेड। तो चाइना अब सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री पे चला गया। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को सरपास कर चुकी है, चाइना से ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 1.46 बिलियन के ऊपर है, और चाइना जो है वो भी करंटली 1.42 बिलियन के ऊपर है। ये मैं आपको 17 मार्च को जो पॉपुलेशन है ना उसके हवाले से बता रहा हूँ। तो फ्यूचर में जब कोई लेक्चर देखे 1 साल के बाद, तो वो उसके मुताबिक देख लेना। तो 17 मार्च 2025 के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइना सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री हो चुका है दुनिया में विद 1.42 बिलियन पॉपुलेशन। एंड इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड करंटली विद 1.46 बिलियन। तो ये इनकी पॉपुलेशन ऊपर नीचे होती रहती है। वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? माउंट एवरेस्ट दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन है, नेपाल में लोकेटेड है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबियन जो कैपिटल है उसका नाम रियाद है। पास्ट पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस दफा मैंने जो लास्ट ईयर का जो 2024 का जो लैट एग्जाम है ना, और 2025 का जो पहला लैट एग्जाम है, उससे लेके अब तक इस क्वेश्चन को मैंने कोई 2 to 3 टाइम्स डिफरेंट लैट एग्जाम्स में देखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किस साल परफॉर्म किया था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज जो है वो हिजरत के 10वें साल 10th हिजरी में परफॉर्म किया था। ये भी मार्च और दिसंबर 2024 का जो लैट टेस्ट है उनमें रिपीटेड रहा है क्वेश्चन कि विच कंट्री हैज 2 नेशनल एंथम्स? तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों ऐसे कंट्रीज हैं कि जिनके 2 नेशनल एंथम्स, उसमें आप डेनमार्क को भी ऐड कर लो, इनके 2 नेशनल एंथम्स हैं। ये क्वेश्चन अभी जो 12 जनवरी 2025 का रिपीटेड क्वेश्चन में से है। डैश इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है वो 2024 के लैट एग्जाम में भी 1 से 2 दफा आया हुआ है। तो 2025 के पहले लैट एग्जाम में भी आया, और ये जो 2024 के लैट एग्जाम था उनमें भी ये एटलीस्ट 2 लैट एग्जाम में पूछा गया। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड? ये भी अभी 12 जनवरी वाले पेपर में था। टोक्यो जो है ना वो मोस्ट रिपीटेड सॉरी मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड है। तो मोस्ट पॉपुलेटेड दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला जो शहर है वो टोक्यो है, और जापानीज जो है ये कैपिटल भी है। विच पॉलिटिकल पार्टी डज प्रेसिडेंट ट्रम्प बिलोंग टू? सो अमेरिका के अंदर ना 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी है। सो रिपब्लिकन जो पार्टी है उससे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बिलोंग करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईरानियन कैपिटल? ईरानियन कैपिटल का नाम तेहरान है, और ईरानियन करेंसी जो है ना वो रियाल है। तो उसका रियाल यूं लिखा जाता है, और जो सऊदी रियाल है ना वो वाई से लिखा जाता है। तो इसको देख के करना है, स्पेलिंग इसको देख के समझ लेना है कि आपसे किसकी करेंसी पूछी जा रही है। इस तरह की कंफ्यूजन की लैट एग्जाम में क्रिएट हुई है।
Recent LAT एग्जाम का क्वेश्चन है जी, हु इज रजब तैयब उर्दगान, सो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, इन विच ईयर डिड कायद आजम प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स। तो कायद आजम ने अपने फेमस 14 पॉइंट्स इन द ईयर 1929 दिए थे। 2018 से लैट एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और आज 2025 की 23 मार्च है। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा इन जो 7 ईयर जब से लैट टेस्ट जो है वो इम्पोज किया गया टू गेट एडमिशन इन लॉ, इस क्वेश्चन को आई हैव सीन इट न्यूमरस टाइम इन द एग्जाम। बहुत दफ़ा आया कि कायद आजम ने अपने 14 पॉइंट्स कब प्रेजेंट किए थे। तो कायद आजम ने अपने 14 पॉइंट्स 1929 में दिए थे। और इसी के हवाले से बात कर लेते हैं आज की तारीख के हवाले से। आज उनके 23 मार्च 2025 है। तो 23 मार्च को क्या हुआ था, पाकिस्तान रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुई थी। और पाकिस्तान रेजोल्यूशन को लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं। और इससे रिलेटेड जो सवाल पेपर में आता है ना, वो ये भी आता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट हुई थी। जहाँ पे प्रेजेंट हुई थी उस टाइम वहाँ पे मिंटो पार्क था, जिसको अब जो है ना आप ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हो। तो लाहौर में ये जो ग्रेटर इकबाल पार्क है वहाँ पे प्रेजेंट हुई थी। और पाकिस्तान ने जो वहाँ पे मोनूमेंट बनाया हुआ है इसके लिए, वो मीनार पाकिस्तान है। इसी की याद में कि यहाँ पे करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी। करारदाद पाकिस्तान को या पाकिस्तान रेजोल्यूशन को लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं। उस टाइम यहाँ पे जो पार्क था जहाँ पे ये जलसा हुआ था, जहाँ पे ये गैदरिंग मुस्लिम लीग की हुई थी, तो इसको मंटो पार्क कहते थे तब। अब इसका नाम क्या है, ग्रेटर इकबाल पार्क है। मीनारे पाकिस्तान वहां पे बना हुआ है। ठीक है जी। हु गेव कायद आजम द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनिशियली जब कायद आजम ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो वो कांग्रेस का हिस्सा थे। बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन किया। और शुरू में वो इस चीज़ के कायल थे कि हिंदू और मुसलमान जो है ना वो इकट्ठे रहे। तो दिस इज वाई उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता है, सफीर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का कहा जाता है। एंड ये टाइटल उनको एक कांग्रेस की लीडर थी सारो जेनी नेदो, उन्होंने ये उनको टाइटल दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता रहा है और आ सकता है आगे। अच्छा, ये पेपर के अंदर क्वेश्चन यूं भी आता रहा है कि कांग्रेस किसने स्टैब्लिश की थी। सो कांग्रेस जो है ना वो एक ब्रिटिश सिटीजन थे, ए ओ ह्यूम, उन्होंने स्टैब्लिश की थी। और क्यों स्टैब्लिश की थी, उन्होंने इसलिए स्टैब्लिश की थी कि जो इंडियन सिटीजन हैं उनको उनके राइट्स दिलाए जाए, उनके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। और कांग्रेस जो है वो 1885 में बनी है, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। आज की क्लास में मैंने जो क्विज कंडक्ट करना था मैंने क्विज कंडक्ट नहीं किया, बल्कि इस लेक्चर को मैंने एक्सप्लेन इसलिए कर दिया ताकि मैंने फिर बताया ना कि जो बातें हमने सुनी हुई होती हैं उसको हमारा ब्रेन ज्यादा कंसीव करता है, ज्यादा अंडरस्टैंड करता है और ज्यादा याद रखता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिफरेंट तरह से आया है, रट्टा लगाने के बजाय समझना है। तो क्वेश्चन क्या आता रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने स्टैब्लिश की थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम ने स्टैब्लिश की थी। यूं भी आ सकता है किस ईयर में स्टैब्लिश की थी, 1885 में स्टैब्लिश की थी। क्यों स्टैब्लिश की गई थी, इसलिए स्टैब्लिश की गई थी कि जो इंडियन सिटीजन हैं, जो सब कॉन्टिनेंट के सिटीजन हैं, उनको उनके राइट्स दिलवाए जाए। तो ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है। तो सब कॉन्टिनेंट की जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ठीक है जी। अब बात की जाए कि कायद आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की। तो कायद आजम ने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था। याद रखिएगा मुस्लिम लीग स्टैब्लिश कब हुई है, ये पेपर भी ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर बहुत दफा आया हुआ है या आ सकता है पेपर में इंशाल्लाह। तो 1906 के अंदर मुस्लिम लीग को स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी, ढाका में। मोहम्मदियन एंग्लो जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो कंडक्ट हो रही थी। तो नवाब वकारुल मुल्क और नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका जो थे उनकी रेजिडेंस पे थी। तो ये 1906 में नवाब वकारुल मुल्क साहब की एडवाइस के ऊपर जो है वो इसको स्टैब्लिश किया गया था। 1906 में मुसलमानों के लिए एक अलहदा पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो इंडियन सिटीजन्स की बात नहीं करती थी बल्कि एक प्रो हिंदू पार्टी हो चुकी थी। तो दिस इज वाई मुस्लिम लीग जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसका नाम था, AIML। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1906 इन द सिटी ऑफ ढाका एंड वाज प्रेजेंटेड एंड दिस आइडिया वाज प्रेजेंटेड बाय नवाब वकारुल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन विच डेट डेड कायद आजम डाइट। तो कायद आजम का जो इंतकाल है, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का इंतकाल 11 सितंबर 1948 को हुआ था। और पाकिस्तान बनने के करीबन एक साल के बाद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है वो उनका इंतकाल हो गया था। अच्छा, 1948 के हवाले से ही एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे जहन में आया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो कब इनॉग्रेट हुआ था। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी 1948 में इनॉग्रेट हुआ था। तो इसलिए मेरे जहन में उसकी जो डेट है वो आगे मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 1948 को कायद आजम साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की थी। तो 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टैब्लिश हुआ था, इनॉग्रेट किया था। और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इसकी इनॉग्रेशन खुद अपने हाथों से
की थी, इसको स्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान का। तो 1948 से ना ये क्वेश्चन एक मेरे जहन में आया लैट में जो है वो सिंस 2018 जब से मैं इसकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत दफ़ा पेपर के अंदर देखा है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। Like, comment, and subscribe.